ठीक है। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम का डेट तो आप लोगों का आ चुका है, जो कि 15 से लेके 7 से 15 जून के बीच में आएगा, और आपका रिजल्ट भी जून के एंड तक आ जाएगा। रिजल्ट भी जून के एंड में आ जाएगा, जून एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मोटा मोटी ये लगा लीजिए कि आपके पास जो है, अभी आज डेट है 13 अप्रैल। मोटा मोटी ये लगा लीजिए आपके पास 2 महीने का दिन, यानी 55 दिन, 60 दिन, 55 60 डेज बचा हुआ है। ठीक है। उसमें आप लोग अगर तैयारी करें आराम से, एमसीक्यू मारे, यूट्यूब पे जो वीडियो दिया, जो मैराथन दिया हुआ है वो करे। 25 मैराथन है, तो बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। 2 महीने का टाइम है, और आप लोग जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बढ़िया है कि रिवीजन बढ़िया हो जाएगा, और जो अभी तक थोड़ा सा बैठे हुए थे, और अभी से भी अगर करें, तो हम लोग जो है आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जो नए हैं या जो अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, वो क्या करना है, आयुषी सुपर 50 ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में कुछ नहीं, अभी जो है देखिए, किसी का कोर्स परचेज करने से आपका पेपर क्लियर होगा ऐसी गारंटी नहीं होती है, चाहे कोई भी अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझता। ठीक है, बस हाँ, एक हिंट होता है, ये है कि थोड़ा सा रिजल्ट जिनका पॉजिटिव रहता है, लोग वहां ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉजिटिव होगा पता कैसे चलेगा? हमारे पास पिछली बार करीब +100 120 अराउंड स्टूडेंट्स थे, जिसमें से करीब ये मान लीजिए कुछ पेड बैच में थे, कुछ यूट्यूब पे थे, तो 120 हमारे पास हो, जो है रिजल्ट था पिछली बार का। जो ग्रुप में थे उनका भी, और जो पिछली बार ग्रुप में है उनको पता भी है, बहुत सारे लोग पास भी हुए। ठीक है। तो जो कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप, और बाकी कोई दिक्कत होगी, देखिए कई लोग होते हैं जो स्टूडेंट हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फीस के चक्कर में फीस के चक्कर में कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते, फीस ज्यादा है ये। तो उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा, आपको ले भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए, आज हम लोग कुछ एमसीक्यू करते हैं, डेली की जो हम क्लासेस में होती है एमसीक्यू, वही चलेगी। आइए, उससे पहले मैं कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिसमें कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इफेक्ट ध्यान दीजिएगा, आप उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, प्रतिस्थापन प्रभाव। और एक होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। और एक होता है आपका प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट, तीन चीजें: आय प्रभाव और कीमत प्रभाव। एमसीक्यू करने से पहले बस इस चीज को हम थोड़ा जान लेते हैं, कीमत प्रभाव। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल गुड्स। राजकुमार चौहान जी, आपकी समस्या मैं समझ गया, मैंने उनको कॉल किया, अभी बता देंगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु, इंफीरियर गुड्स। सामान्य वस्तु, इंफीरियर और घटिया वस्तु, इंफीरियर गुड्स। और एक होता है गिफ्ट इन गुड्स। जब भी तीनों को एक साथ बात करें, गिफ्ट इन गुड्स, सामान्य वस्तु, मतलब प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट की बात करें, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, चाहे तीनों वस्तु हो, उसमें आपका प्रतिस्थापन प्रभाव नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। इनकम की बात करें, इसमें ऐसे हो जाएगा, इस तरह से याद कर लीजिए, ये ज्यादा, ज्यादा, और ये ज्यादा, ऐसे याद कर लीजिए। यानी गिफिन वस्तु में क्या होगा, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होगा, और आय प्रभाव धनात्मक होगा। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होगा, और क्या होगा, धनात्मक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे घटिया वस्तु में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा और आय प्रभाव से अधिक होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होगा, आय प्रभाव से अधिक होगा। ये चीजें कब अप्लाई करनी है, जब कंपेयर करने की बात कर रहा होगा तब, जब कंपेयर करने की बात कर रहा होगा तब। लेकिन उपभोग में क्या होता है, उपभोग में क्या होता है आपको पता है, उपभोग जब हम करते हैं तो उसमें एक सामान्य वस्तु होती है, एक घटिया वस्तु होती है। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। उपभोग के केस में सामान्य वस्तु में आपका क्या होता है, आय जो होता है प्लस आय प्रभाव जो होता है धनात्मक होता है, आपको पता है। तब उपभोग के केस में, और आय किस तरह प्रभावित करती है, सामान्य वस्तु में धनात्मक संबंध होता है और घटिया वस्तु में ऋणात्मक संबंध होता है। ये उपभोग में होता है ऋणात्मक। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जब ये चीजें तब वर्क करेगा जब हम कंपेयर करेंगे कि घटिया वस्तु, गिफिन गुड्स या फिर सामान्य वस्तु, इन सब केस में प्रतिस्थापन प्रभाव आय से अधिक होगा या आय से कम होगा, तब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया सामान्य वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव तीनों एक साथ पूछ दिया, तो आप बताएंगे सामान्य वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। परंतु प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ये ध्यान देना है आपको, अधिक होगा। यहाँ पे भी अधिक होगा। कई बार क्वेश्चन दिया होता है और ये यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। इंफीरियर गुड, घटिया वस्तु में क्या होगा आपका, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होगा, लेकिन और हाँ आय प्रभाव धनात्मक होगा और कीमत प्रभाव धनात्मक होगा। जैसे इन दोनों में पूछ दिया तो लिखेंगे घटिया वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है और आय प्रभाव से अधिक होता है, और आय प्रभाव क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, माइंड में सेट होना चाहिए, और वो तब क्वेश्चन हो जाएगा। कब, जब ये कंपेयर करने की बात करेगा, दोनों में एक साथ जब बात करेगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, आज आप लोग थोड़ा सा कमेंट में कम देखूंगा, तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कीमत प्रभाव के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहना चाहिए। कीमत प्रभाव की बात कर रहा है, कीमत प्रभाव में कौन सा स्थिर रहना चाहिए। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट बताइए। स्थिर रहता है, कह रहा है स्थिर रहता है। कौन सा स्थिर रहता है बताइए। कंचन कुमारी जी बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट में बताते रहे। तो ध्यान दीजिएगा, आय पर कीमत प्रभाव क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन होने से वास्तविक आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, मौद्रिक आय में नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों क्या रहता है, ये दोनों परिवर्तन होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों परिवर्तन होते हैं। ये है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। सविता जी बोल रहे हैं ए, माधुरी जी भी बोल रहे हैं ए, प्रियंका जी ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मौद्रिक आय बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसका क्या है कि स्थिर कौन रहता है, कह रहा है स्थिर। देखिए कीमत प्रभाव में क्या होगा, कीमत में परिवर्तन होने से वास्तविक आय पे जो प्रभाव पड़ता है, यानी क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो कीमत का वास्तविक आय पे परिवर्तन हो ही रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मौद्रिक आय नहीं हो रहा है। तो मौद्रिक आय जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी देखिए कीमत प्रभाव का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वास्तविक आय पे जो प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कम हो गई, तो आपकी जो रियल इनकम है, जो आपकी खुद की अभी जो इनकम कमा रहे हैं आप, वो आपको ज्यादा लगेगी, है ना। तो वास्तविक आय में परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो वास्तविक आय का मतलब होता है जितना आप अभी एक्चुअली अर्न कर रहे हैं। तो कीमत कम होने से जितना अर्न कर रहे हैं वो ज्यादा लगेगा, और जब महंगी चीजें हो जाती है तो जितना कमा रहे हैं वो क्या लगेगा, कम लगेगा।
वो क्या लगेगा आपका, वो आपका कम लगेगा। तो वो कम जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, जब वो कम लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका मौद्रिक आय हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका मौद्रिक आय हो जाएगा, मौद्रिक आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसका आंसर बताइए। ठीक है, टेस्ट का सेट दीजिए सर, विनीता जी। किसी वस्तु के गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा होगा। टेस्ट का सेट भी दे देंगे, चलिए बताइए इसका। मैं 10 सेट बना दूंगा, अभी रुकिए पहले थोड़ा सा, अभी जो है टाइम है 10 सेट, तब तक आप खुद अपना पढ़िए जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु के लिए गिफिन वस्तु, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के लिए गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा होता है। बताइए आय प्रभाव क्या होगा। अभी बताया था मैंने, अभी जस्ट बताया हुआ है मैंने। गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव क्या हो, आय प्रभाव आपका धनात्मक हो और प्रतिस्थापन प्रभाव से, नहीं ये अधिक हो गया ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, आय प्रभाव ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वो ठीक था, मैंने गलती से मिटा दिया। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। परिधि प्रजापति क्या होगा किसी वस्तु में, मोनिका। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बताइए फटाफट क्या होगा। धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 में जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनका मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, टीआरई 2 में जो पास हुए हैं। तो जो जिनका भी नंबर, जो भी यूट्यूब से हमारे साथ क्लास ले रहे थे, वो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप उसको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जिनका क्लियर हुआ है। ठीक है ना, जिनका क्लियर है हुआ है उनकी बात करें, जिनको मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। टीआई 2 क्वालिफाइड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो है मैंने एक ग्रुप बना दिया है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। कई बार पेपर होता है एग्जाम में 11th 12th का, तो कुछ आपस में डिस्कस करते हैं, उनके लिए था वो। चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा रुपेश बाबू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी ए, सविता जी ए, ठीक है, कमेंट करते रहे आप लोग साथ साथ। नेक्स्ट देखिए, कहता है उपभोग में निकृष्ट वस्तुएं। अब यहां आ गया उपभोग, निकृष्ट का मतलब होता है इंफीरियर, निकृष्ट का मतलब होता है इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स में कैसा होगा, उपभोग में निकृष्ट वस्तुएं, इन उपभोग की बात कर रहा है, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव एक साथ इसमें नहीं जोड़ना है। अब निकृष्ट वस्तु में आपको पता है कि आय प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव क्या होगा, घटिया वस्तु में आय प्रभाव क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उपभोग में वही होता है जो नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और सामान्य वस्तु में धनात्मक होता है, ये आपको पता है। उपभोग में सीधा देखना है कि इनकम बढ़ने से सामान्य वस्तु की मांग क्या बढ़ेगी कम होगी, वो सिर्फ उपभोग में देखना है। तो सामान्य वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव क्या होगी, धनात्मक होगी, आय प्रभाव क्या होगी, धनात्मक होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। उपभोग में निकृष्ट वस्तु में क्या होगा, आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर, ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ये ध्यान देना, अगर यही सामान्य वस्तु की बात करता है उपभोग में, ये किसकी बात कर रहा है, उपभोग में। उपभोग में ध्यान देना है आपको, निकृष्ट वस्तु में इंफीरियर में आय प्रभाव नेगेटिव हो जाएगा और सामान्य वस्तु में आय प्रभाव क्या होगा, धनात्मक होगा, उपभोग हो गया। ठीक है ना, उपभोग हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए करेक्ट आंसर है, राजकुमार चौहान जी बिल्कुल सही।
ठीक है। दो उपभोक्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दो उपभोक्ता ए और बी और दो वस्तुएं एक्स और वाई की अवस्था अर्थव्यवस्था में उत्पादन और विनिमय का सामान्य संतुलन कब होगा। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करता, उपभोक्ता संतुलन की बात करता, तो हम क्या लिखते, हम लिखते एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये कब होता है, ये उपभोक्ता संतुलन वाले कंडीशन में होता है, उपभोक्ता संतुलन की बात में होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात में होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है उत्पादन और विनिमय का सामान्य, उत्पादन और विनिमय में, तो क्या होगा बताइए इसका आंसर। सबने रटा हुआ है, सब बोल रहे हैं डी। गुड। एम आर टी पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है ये तो, ये, लेकिन उत्पादन और विनिमय की बात कर रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा एम आर टी एक्स वाई इक्वल्स टू एम आर एस एक्स वाई और एम आर एस एक्स वाई बी का, ये करेक्ट आंसर होगा। एम आर टी जो होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी, हाँ, टेक्निकल जो आप एम आर टी एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, ये, हाँ तो बी डी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सब कमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच भेद किया। और हीरा और जल, ये इसके नाम से ही आप लोग मार दीजिएगा। जो यूथ को अच्छी तरह से जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि डायमंड वाटर जो है, वाटर का जो है वो एडम स्मिथ का दिया हुआ है। और मैं 100% बोल रहा हूँ, और अगर ये नहीं होता ना, ये अगर नहीं होता, आप लोग कंफ्यूज हो जाते और आप लोग आंसर नहीं दे पाते। निम्नलिखित में से किसने उपयोग मूल्य और विनिमय, तो ध्यान दीजिएगा, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच का अंतर, तो इसमें भी अगर आप समझ सकते हैं उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर जो है वो एडम स्मिथ का है। हीरा और जल नहीं दिया होता तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते और आप लोग सोचने लग जाते, लेकिन यहाँ पे हीरा और जल दिया हुआ था डायमंड वाटर, तो आप समझ गए कि एडम स्मिथ का। लेकिन उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में जो अंतर है वो आपका किसका है, एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, एडम स्मिथ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। कार्ल मार्क्स का तो आपको पता ही है, आर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी जो है उसमें है, रिकार्डो का लगान वगैरह थ्योरी है। ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल जो है आपका उपयोगिता विश्लेषण पे भी ज्यादा फोकस किया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देते रहिएगा और बिल्कुल कमेंट में आप लोग आंसर्स करते रहिए, चेक करते रहिए कि कितना आपको याद है। सीमांत उपयोगिता हासमान नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, लॉ ऑफ डीएमयू की बात कर रहा हूं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ आप लोगों का आंसर का, फिर मैं बताऊँ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर देते रहिए।
ठीक है। आइए, लोच का प्रमाण उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लोच का प्रमाण प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं। सर यूथ का सॉल्व ले प्रैक्टिस सेट, दोनों ले लीजिए, क्या दिक्कत? सॉल्व ले लीजिए, सॉल्व, इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? ये ठीक है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हासमान नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल से ही डिमांड कर बनता है, आपको पता होना चाहिए। मांग वक्र का जो व्युत्पत्ति होता है वो सीमांत उपयोगिता हासमान नियम से ही होता है। ठीक है, तो व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? बिल्कुल। बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से परिणामस्वरूप उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी आती है? बिल्कुल नहीं। सीमांत उपयोगिता में कमी कैसे आता है? जैसे जैसे हम किसी चीज का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता में कमी आता है, ये तो होगा नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर लगाया था, और बाकी सबका जो आंसर क्या है वो बी है। ठीक है ना, बाकी सबका आंसर बी है। ठीक है, तो बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सीमांत उपयोगिता हासमान नियम जो है उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा, देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होता है, बताइए फटाफट, अभी मैंने जस्ट बताया हुआ है। कमेंट का इंतजार है, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव होता है, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी। अलमास जी बोल रहे हैं ए होगा सर इसका आंसर। फटाफट आप आंसर देते रहें। स्मिता जी भी, फटाफट आप लोग आंसर देते रहें, क्या होगा इसका? इसका आंसर ए होगा, ए करेक्ट आंसर है, नेगेटिव। देख लीजिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही जो है बता दिया था कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, तीनों वस्तु में क्या होता है, हमेशा सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या था आपका? इसका आंसर नेगेटिव था। नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर का मांग वक्र डिमांड कर प्राप्त किया जा सकता है। अब मैंने अभी जस्ट बताया कि डिमांड कर किससे हम प्राप्त करते हैं, बताइए। खैर, सीमांत पे हासमान नियम से पता चलता है कि क्यों ऋणात्मक होता है। इसका आंसर बताइए, किससे हम प्राप्त कर सकते हैं? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहता है एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। एंजल कर्व से बिल्कुल नहीं। एंजल कर्व तो बताता है अलग अलग इनकम पे कितना हम खर्च, खरीदने क्रय शक्ति को बताता है। लॉरेंज कर्व जो बताता है आई की विषमता को बताता है। लॉरेंज कर्व जो है वो आई की विषमता को बताता है, और वैसे गरीबी को मापने में भी यूज होता है विषमता।
एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। आय उपभोग वक्र जो होता है ये आपका ऐसे बनता है, अलग अलग इनकम पे जो है इस तरह से। आईसीसी, आईसीसी। इसका आंसर क्या होगा? कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र करेक्ट आंसर। कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कई बार क्या है ना कि हमें जो तीन ऑप्शन दिए होते हैं उसके बारे में थोड़ा पता होता है, तो हम जो है थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि गाजर और एक अन्य वस्तु वाई स्थापन्न वस्तुएं हैं, ठीक है, तो वाई वस्तु के मूल्य एवं गाजर की मांग के संबंध को एक वक्र में दर्शाया जाता है। बताइए क्या कहता है ये? यदि गाजर और वस्तु वस्तु एक अन्य वस्तु वाई स्थापन्न वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए गाजर, आप ही आंसर दीजिएगा, मैं आंसर नहीं दूंगा। गाजर है और दूसरा है वस्तु वाई, ठीक है सर। तो वाई वस्तु के मूल्य में एवं गाजर के मांग में संबंध, यानी इसकी वस्तु की प्राइस, प्राइस और इसका डिमांड। अब आपको पता है दोनों प्रतिस्थापन है, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, एक का प्राइस कम होगा दूसरे का डिमांड कम होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? फटाफट, रटना नहीं है, समझना है। धनात्मक होगा तो ऊर्ध्व गति वक्र वाला होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना? ऊर्ध्व गति। इसका डायग्राम जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। प्राइस बढ़ी एक की, एक और दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी पी इसकी प्राइस बढ़ी, इसकी पॉइंट, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्ध्व गति वक्र हो जाएगा, ऊर्ध्व गति वक्र हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबका आंसर ठीक था क्या? अपवर्ड स्लोप, हाँ मोनिका, अपवर्ड स्लोप बनेगा। सर बी का कर्व कैसा बनेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े दिमाग शांति मन से दीजिएगा। ठीक है, कहता है एमआरएस एक्स वाई व्यक्त करता है, यानी एमआरएस एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है उपभोक्ता एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की कितनी मात्रा में त्याग कर रहे हैं। ठीक है, उपभोक्ता वाई की एक अतिरिक्त इकाई के लिए एक्स की कितनी त्याग कर रहे हैं। अच्छा जी, उपभोक्ता एक्स और वाई के लिए वाई की कितनी इकाइयों का त्याग करता है? एक्स की एक इकाई के लिए। अच्छा, एक इकाई के लिए। एमआरएस का मतलब अतिरिक्त तो आएगा ही, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड तो दोनों में आएगा। एक इकाई ये तो होगा नहीं। उपभोक्ता निचले उदासीन वक्र पर उतर उतर चलता है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो? फटाफट देखते हैं आप लोग आंसर क्या देते हैं, फटाफट बताइए, फिर हम आपको बताएंगे कि एमआरएस एक्स वाई और एमआरएस वाई एक्स में क्या अंतर। जिन्होंने बिल्कुल ध्यान से रटा हुआ है बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। मैं भी 11th 12th को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा दीजिए विनीता जी। इलेवन ट्वेल्थ में ज्यादा उतना दम जो है वो बात है नहीं। मैंने माइक्रो की बुक दे रखी है, वैसे दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं, इतना तो आप लोग आप कर ही सकते हैं। 11th 12th का जो है ना माइक्रो का पीडीएफ में जाके देखिएगा, उसमें बुक है, उसमें है। 11th 12th का जो माइक्रो पीडीएफ में जाके देखिएगा, माइक्रो का कंप्लीट एमसीक्यू है। ज्यादा नहीं होगा लेकिन 400-500 तो होगा ही होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा।
देखिए, एमआरएस एक्स वाई का मतलब होता है एक्स की एक अतिरिक्त के लिए वाई का कितना त्याग कर रहा है, और उसी उदासीनता वक्र पर रहता है। ध्यान दीजिए, एमआरएस एक्स वाई का मतलब होता है एक्स का हम एक अतिरिक्त के लिए वाई का त्याग। और अगर यही पूछ दे एमआरएस वाई एक्स का मतलब वाई के अतिरिक्त के लिए हम किसका त्याग, एक्स का त्याग करते हैं। यानी एमआरएस एक्स वाई बोले अगर आपका एक्स वाई, तो ध्यान दीजिएगा एक्स वाई, तो एक्स इसका अतिरिक्त के लिए वाई का त्याग करते हैं, यानी सेकंड वाला जो होगा वो त्याग होगा, और इसके लिए हम इसका त्याग करते हैं, तो अंतर होगा। तो इस शब्दों पे ध्यान देना है, यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है कि एमआरएस एक्स वाई है व वाई एक्स, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक का पीडीएफ दे दीजिए। अच्छा, ठीक। स्टैटिस्टिक का एमसीक्यू बना देता हूँ, उसका पीडीएफ दे देता हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है, अभी टाइम है, अभी तो हम करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू करना है, अभी मैं चैप्टर वाइज ही ले रहा हूँ। इसके बाद उत्पादकता के बारे में करेंगे, लागत के बारे में, हर चैप्टर वाइज में ले रहा हूँ, और इसमें इंक्लूडिंग 12th भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीजें जो 12th की है मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए, आपके पास जो यूथ की बुकें हैं उसमें सारी चीजें पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस के हिसाब से है मैं वहां से भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। जी, कंचन जी, बिल्कुल। तो चीजों को समझना है, ये यूथ के क्वेश्चन है बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन अलग हैं, कुछ यूथ के। तो यूथ में सारी चीजें आपको नहीं करनी, फिर रटने लग जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, एज कंजम्पशन ऑफ एक्स इंक्रीज, वाई एक्स एंड वाई दो वस्तु के अनादिमान वक्र की स्थिति में एक्स का उपभोग बढ़ने के साथ क्या होगा बताइए। एक्स का उपभोग बढ़ेगा तो एमआरएस कम होगा, बढ़ेगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, फटाफट बताइए। ठीक है, अलमास जी 7:30 बजे क्लास होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। चलिए, इसका आंसर बताइए। कंचन जी बताइए। फटाफट इसका आंसर बताएं आप लोग। फर्स्ट हमारे से बट लेटर और हमारे से डिक्रीज। और कोई है? कहता है इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, इफ कंजम्पशन ऑफ एक्स इंक्रीज, एमआरएस एक्स क्या होता है आपको पता है? एमआरएस एक्स जो होता है, क्या कह रहा है, टू गुड्स है, कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्स वाई होता है, एक्स बढ़ा रहे हैं, तो वाई का हमें त्याग करना पड़ेगा, वाई हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। एमआरएस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने से वाई का हमें त्याग करना पड़ेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बनता है, देखिए आईसी का स्लोप याद होगा आपको।
ये हम एक्स बढ़, ये एक्स है और ये वाई, एक्स का त्याग बढ़ा रहे हैं तो हमें डिक्रीज हो जाएगा। आईसी कैसे हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। गौतम बाबू, सी करेक्ट आंसर है। गौतम, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है। सी करेक्ट आंसर। एक्स का उपभोग बढ़ाएंगे, एमआरएस क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ाने से हमारा एमआरएस क्या होगा? डिक्रीज होगा। एमआरएस जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। देखिए, आप जो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, ये जो चैनल है वो आप ही लोगों का है, और आप ही लोगों की वजह से जो है ये चैनल थोड़ा सा उठा भी है। और इकोनॉमिक्स, जो बीपीएससी में इकोनॉमिक्स में जो भी जानते हैं मुझे, वो आप लोगों की वजह से ही जानते हैं। तो जितना भी हो शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपको पता है थोड़ा सा पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। आई होप सो कि आप लोग इसको जरूर शेयर करते हो, और बहुत लोगों को फायदा भी मिला है। ठीक है ना? टीआई टू में जितने भी थे लोग, कहें या ना कहें, जितने भी पास हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, 100 150 तो पास हुए हैं, वो तो है ही, उसके अलावा 700 जो भी है, 550, उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एंजल कर्व? और आपको पता है एंजल कर्व क्या होता है? एंजल कर्व बताता है कि अलग अलग इनकम पे आपकी जो है उपभोग क्रय शक्ति कितना करते हैं, खरीदते हैं। अब एक चीज बताते हैं, सामान्य वस्तु की स्थिति में जो एंजल कर्व बनता है वो सीधा बनता है, और घटिया स्थिति में मुड़ जाता है। चलिए वो मैंने लास्ट क्लास वीडियो में बता ही दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। एंजल कर्व क्या बताता है? इनकम, अलग अलग इनकम पे आप जो है कितना कितना खरीदते हैं, क्रय शक्ति खरीदते कितना है। तो ये इनकम कंजम्पशन कर्व ही हो जाएगा। मैं रुक गया था कि ताकि आपका कमेंट देखूं, ये इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होगा। सप्लाई कर्व बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, प्राइस कंजम्पशन कर्व नहीं, पीसीसी नहीं। पीसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, पीसीसी ऐसे बनता था, ये हमारा बजट लाइन है ए बी। अब मान लीजिए इसकी प्राइस कम हो गई तो हम बी ज्यादा खरीदेंगे, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हमारा आईसीएसए था, अब आईसीएसए हो जाएगा। अब ये महंगी, बी की प्राइस महंगी हो गई तो बी हम कम खरीदेंगे, तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा पीसीसी बनता है। और आईसीसी कैसे बनता है वो थोड़ा देख लेते हैं, इनकम कंजम्पशन का। ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है सर। अब हमारी इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, यानी पहले हम यहाँ इक्विलिब्रियम में थे, अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम में हैं। फिर जब हमारी इनकम कम हुई तो हमारा बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आईसीआईसी बन जाएगा। तो हमारा आईसीसी जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, आईसीसी बन जाएगा। आईसीसी बन जाएगा, वक्र बनाए सर, अच्छा ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो एंजल कर्व जो होता है, हमारे आय उपभोग वक्र जो होता है, अलग अलग इनकम पे कितना कितना हम खरीदते हैं वो बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, जो है सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है द डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंट कंजम्पशन ऑन इन डिफरेंट कर्व शोज। एक तटस्थ वक्र पर विभिन्न संयोग दर्शाता है। देखिए, अनादिमान वक्र, इन डिफरेंस कर्व की परिभाषा समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अनादिमान वक्र कहता है कि हमारी दी हुई आय पे हम उन दो वस्तु के उपभोग के विभिन्न संयोगों को, अनादिमान वक्र जो है होता है वो वक्र होता है जो हमारी दी हुई आय से उन दो वस्तु के उपभोग के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है ना? A curve which represents consumption combination of two goods which gives equal satisfaction to the consumer, या जहां पे कंज्यूमर क्या हो? इंडिफरेंट हो। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर बताइए। द डिफरेंट कॉम्बिनेशन और डिफरेंस कर्व shows मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन। देखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, डिफरेंट। अब इस शब्द को ध्यान देना है,
डिफरेंट आईसी नहीं बोल रहा है। डिफरेंट अगर आईसी बोलता तो ऐसे बनता। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बोल रहा है, मतलब आईसी एक ही है, बस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। उस स्थिति में क्या होगा, सेम सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है ना। और आपको अच्छी तरह से पता है अनादिमान वक्र की विशेषताएं हैं। एक तो दाएं से बाएं होता है, दाएं से बाएं होता है। ऊंचा अनादिमान वक्र उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। और दो आईसी कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि दो वस्तु का उपभोग बराबर हो सकता है, कभी भी दो वस्तु की संतुष्टि बराबर नहीं हो सकती। सर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर से। जी सर, चैप्टर क्लियर होने से आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन के साथ चैप्टर से जो भी टॉपिक है कंचन जी, वो हम लोग करते रहे। और माइक्रो में मैंने इतना यूट्यूब पे डाल दिया है कि आप लोग वहां से जाके भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो पेड बैच में आप लोग हैं, तो जो पेड बैच में हैं, उनके लिए तो बढ़िया ही है, उसमें वीडियो सारी क्लासेस आप देखिए आराम से बैठ के सुकून से। एमसीक्यू वाले को मत कीजिए, एमसीक्यू वाला तो चल ही रहा है। जो कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं अपना वीडियो देखिए। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज। दो वस्तु एक्स और वाई के बीच रूपांतरण दर को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रूपांतरण दर बोल रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। फटाफट बताइए। रूपांतरण दर की बात करें, वस्तु एक्स के बीच में एमआरटी रूपांतरण दर। रूपांतरण दर होता है मार्जिनल कॉस्ट एक्सटर चेंजिंग एक्सचेंजिंग, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये एमसी है, सीमांत लागत। ठीक है ना, एक्स और वाई की सीमांत लागत का अनुपात जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एमआरएस होता है तो एक्स वाई का उपभोग का अनुपात होता है। ठीक है ना। अगर उपभोग की बात करता है, अगर एमआरएस होता, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, एमआरटी और एमआरएस। अगर एमआरएस होता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। लेकिन एमआरटी प्रोडक्शन के लिए बात कर रहा है तो एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई हो जाएगा। तो ठीक है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा, ए करेक्ट आंसर है। कहता है एम आर टी कोस टू एम आर एक्स, क्या कैसी बातें कर रहा है ये। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी बात करेगा, दो वस्तु एक्स वाई का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, तो एमसी आएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीन चार क्वेश्चन और है उसको भी कर ही लेते हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्लास स्टार्ट होने से पहले ये सब बताया हुआ है। फटाफट बताइए आपके आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। वस्तु, व्हाट इज ट्रू फॉर द गिवन गुड्स। गिवन वस्तु के संबंध में क्या सही है, बताइए आंसर आप लोग। क्या सही है ये बताना है, क्या सही है, बताइए क्या सही है।
तो ये लोग बी बोल रहे हैं। गिफिन गुड्स संबंध में क्या सही है? स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो आपको यहाँ देख चले आते हैं, गिफिन गुड्स की बात करते हैं। गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स, यहाँ देख लेते हैं। गिफिन गुड्स के केस में क्या है? इनकम इफेक्ट आपका क्या है? पॉजिटिव है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या है? ज्यादा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस किस ने बी लगाया था? सबने बी लगाया। कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर रियल इनकम। अब प्राइस का, मान लीजिए कीमत कम हो गई। तो जब कीमत कम होगी तो जो आप कमा रहे हैं, वास्तविक आय जितना आप कमा रहे हैं वो आपको लगेगा कि ज्यादा है। तो आपकी क्रय शक्ति भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ेगी तो जो आप कमा रहे हैं वो आपको कम लगेगा, और क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आप लोगों को रटा गया होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में शेप कैसा होता है इंडिफरेंस कर्व का? फटाफट इसका आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर फटाफट बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा होता है? सब सी बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो होता है वो आपका एल शेप में होता है। एल शेप में होता है। हे प्रभु। ठीक है ना, एल शेप में होगा। और एल शेप यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है ना कंचन जी, एल शेप है ही नहीं, तो नन ऑफ दी जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। इंडिफरेंस कर एल शेप में होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। स्ट्रेट लाइन कब होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। नॉर्मल में गुड्स के केस में कॉन्वेक्स होता है। वाह। ठीक है ना, तो ये करना है। देख लीजिए आंसर चेंज हो जाता है सब। तो ये करना है, तो ये आप इतने यहाँ तक करना है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहें, यूनिटी है सर। चलिए ठीक है ना, इतना करना है। थैंक यू। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।